ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। मीडिया स्टार वर्ल्ड पर ये सप्ताह में एक प्रोग्राम होता है जिसमें भारत के पड़ोसी देशों की खास खास खबरों पर चर्चा होती है। और आज मैं भी दिल्ली में नहीं हूं अपनी स्टूडियो में, और मुश्तबा साहब तो अपने वतन हैं, गांव में हैं, माने गांव शेखपुरा बिहार में। और कहीं भी हो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अपने दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाते रहें, खबरें पहुंचाते रहें। अब आज जो हम बात कर रहे हैं वो अफगानिस्तान से कुछ अहम खबरें हैं। अब यूनाइटेड नेशन ये मानने लगा है कि अफगानिस्तान के हालात बेहतर हैं। उनकी खुफिया एजेंसी भी अब काम कर रही है काफी हद तक। उन्होंने एक दावा किया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान जेल ज्यादा अरसे तक उन्हें रहना पड़ेगा। एक के बाद एक उनके खिलाफ सजा सुनाई जा रही है। और उसके अलावा बांग्लादेश की और बांग्लादेश की भी कई खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है अफगानिस्तान से, क्या खबर है? हमारे दर्शक अफगानिस्तान की खास खबरें आपके जरिए बहुत तवज्जो से सुनते हैं। बताइए क्या हाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामाईन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और सलाम वालेकुम। देखिए, खबरों का तो आगाज हम लोग अफगानिस्तान से ही करेंगे आज। और जो पहली खबर है वो हमारे आमिर खान मुत्तकी जो हैं, जो कि मतलब फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं जो तालिबान सरकार है उसकी। उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है। वो ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने कुछ खुफिया इंटेलिजेंस शेयरिंग किया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने मिलके। और पाकिस्तान के सॉइल पर आईएसआई के जो खोरासान है, आपके उसका पूरा एब्रिविएशन जो है, आईएस हाँ आईएस जिसको दाइश भी कहते हैं। और जी असल जी में जी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से बताऊं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो आईएसआई है, और जो दाइश का अंग्रेजी में एब्रीविएशन है वो आईएसआईएस है। इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो। जी, आगे बात बढ़ाएं आपने। और ये जो इनका ऑपरेटिव है वो पाकिस्तान में कहीं छुपा हुआ था, उसको तालिबान ने पकड़वाया है। और उसकी निशानदेही जो है वो तालिबान और पाकिस्तान की सरकार ने मिलके मतलब जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग के बाद किया है। अब इसके पर्दे के पीछे जो है दो बातें हैं जो जो कि आमिर खान मुत्तकी ने बताई है, लेकिन वो उन्होंने उसके ऊपर कुछ पर्दा रख दिया है जो हम अभी इंकशाफ करेंगे। और आमिर खान मुत्तकी का कहना यह है कि टेररिस्ट जो है वो अफगानिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान में है। इसको उन्होंने मतलब बड़े ही पोशीदा अंदाज में कहा है कि जो पाकिस्तान इल्जाम लगाता है कि अफगानिस्तान जो है टेररिज्म का हब है और टीपीपी जो है वो, अभी हम उसकी बात करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। जो दूसरी बात ये भी इससे समझ में आ रही है कि जो कशीदगी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, वो बज़ाहिर जो भी कुछ है वो तो है, लेकिन इंटेलिजेंस शेयरिंग भी चल रहा है। इसका मतलब है कि दोनों में दोस्ताना माहौल भी है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मिलके बात चल रही है। यही समझ में आ रहा है कि मतलब एक दूसरे पर तोहमतबाजी हो रही है। ये कह रहे हैं कि आप टेररिस्ट मुल्क हैं, हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप टेररिस्ट मुल्क हैं। तो इस खबर को हम लोग यहीं तक लाके छोड़ देते हैं। और ये बाकायदा जो है वो मतलब प्रशंसा करनी चाहिए तालिबान की कि वो जो है ग्लोबल लेवल पे अपने आप को मतलब सुरखरू बनाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, अलकायदा और आईएसआईएस जो है वो मतलब यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में है, यहाँ नहीं है। तो एक खबर तो ये है। दूसरी खबर इसी के साथ साथ जुड़ी हुई है, वो अलग है। वो है सिराजुद्दीन हक्कानी। उनके नाम के आगे जो है, सिराजुद्दीन के नाम के आगे खलीफा भी लगा हुआ है। वो अपने आप को खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी कहलाते हैं। और ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं। और पूरी जो अफगानिस्तान की जो भी मतलब मिलिट्री और जो भी कुछ है वो इन्हीं के अंडर में है। वहां रक्षा मंत्रालय नहीं है, वो इंटरनल सिक्योरिटी के जो है वो मालिक हैं।
उनका ये कहना है कि अब जो है अफगानिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क के लिए कोई मसला नहीं है टेररिज्म के हवाले से, और इसका सर्टिफिकेट यूनाइटेड नेशन ने दे दिया है। और जो भी दोहा राउंड में जो भी करारदाद हुई थी, वो सारे के सारे जो है वो दोहा राउंड के जो करारदाद थी उसको तालिबान सरकार ने मीट कर लिया है। अब हम जो है किसी दूसरे मुल्क के लिए कोई खतरा नहीं है। उनका कहना था वेस्टर्न ममालिक के लिए, अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए, और ये तो हमारा जो जो मुल्क है वो सिराजुद्दीन हक्कानी कह रहे हैं वो टेररिस्ट फ्री है, और इसको जो है वो मान्यता जो है वो यूनाइटेड नेशन भी दे रही है। तो अब आ जाइए हम लोग तीसरी खबर अफगानिस्तान के पास के तरफ चलते हैं, जिसमें स्टीफन रॉड्रिक्स करके कोई 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 मतलब शख्स है जो कि यूनाइटेड नेशन के ओहदेदार हैं। उन्होंने एक तरह से पॉजिटिव इमेज बिल्ड की है अफगानिस्तान की, और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जो 2021 में था वो अब 2025 में नहीं है, और अफगानिस्तान जो है बहुत प्रोग्रेस कर चुका है अपने जो जो उनके इंडेक्सेस हैं उसमें जो है वो ज्यादातर उन्होंने कहा कि अभी बहुत काम है, हंगर के ऊपर है, पॉवर्टी के ऊपर है, हेल्थ केयर के ऊपर है, डेवलपमेंट के ऊपर है, नारकोटिक्स के ऊपर है, फीमेल एजुकेशन के ऊपर है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट के ऊपर है। ये सारे चैलेंजेस अफगानिस्तान के ऊपर है, और अफगानिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीजों को जो है वो कवर कर रहा है और प्रोग्रेस कर रहा है। तो एक पॉजिटिव रिपोर्ट जो है उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने अफगानिस्तान के लिए जो है वो जारी किया है, और कहा कि मतलब अपने मकसद में जो भी मतलब ग्लोबल मकसद है उसमें। तो ये सब बातें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ये निशानदेही नहीं की है उन्होंने कि हम कब जो है अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करेंगे अमंग द कम्युनिटी ऑफ नेशन, और इस तरह की कोई चीजें हैं। तो अफगानिस्तान का जो पैकेज है हमारा वो शायद मेरे ख्याल में यहीं तक है। और अच्छा, एक बात देखिए ये बात ठीक है कि फॉरेन मिनिस्टर जो अफगानिस्तान के हैं तालिबान सरकार के, उन्होंने ये दावा कर लिया कि इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, लेकिन पाकिस्तान भी तो इल्जाम लगाता रहा है कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से काम कर रहा है और पाकिस्तान को परेशान रखता है। वो भी तो एक बहुत ही बड़ा दावा कर रहा है पाकिस्तान। उससे कैसे निपटेंगे तालिबान के लोग? बात यहाँ पे ये है कि ये जो बात आप कह रहे हैं, अब ये आसिम मुनीर ने खुल के स्टेज पे बाकायदा एक बड़े ऑडियंस के सामने उन्होंने इंकशाफ किया है, और आसिम मुनीर का जो अपना तरीका है वो हाफिज कुरान है, तो वो अपना सारा इंस्पिरेशन जो है वो कुछ आयतें पढ़ते हैं कुरान शरीफ की, और उसके बाद वो उसकी वजाहत करते हैं, और फिर उसके बाद वो अपनी पॉलिटिकल तकरीर करते हैं। तो रिलीजन और मिलिट्री और पॉलिटिक्स ये तीनों का मिक्सचर है आसिम मुनीर। तो ये जो उनकी बातें जो मैं सुनता हूं तो उसमें जो पहली जो बात वो शुरू करते हैं वो इस्लाम से शुरू करते हैं और कुरान से शुरू करते हैं। उसके बाद जो है उसके अंदर फिर पॉलिटिक्स आ जाती है उनकी, जो जिस ओहदे पर वो फाइज है, और फिर उनके अंदर उनकी वर्दी बोलने लगती है। तो इन तीनों का मिश्रण के बाद को अगर आसिम मुनीर को आप समझें तो इसी तीनों जाविये से मैं समझता हूं उनको। अब उन्होंने एक ऐलान किया है कि अफगानिस्तान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं अफगानिस्तान के लिए और तालिबान की सरकार को बनाने के लिए, और ये तो तालिबान ही जानते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया है उनके लिए। ये सब जो है वो दर्श दे रहे हैं अफगानियों को। और उसके बाद वो कहते हैं कि अफगानिस्तान को दो चीजों में चुनना पड़ेगा, या तो वो टीटीपी को चुन ले और या नहीं तो पाकिस्तान को चुन ले। तो पाकिस्तान को अगर चुनेंगे तो उन्हें टीटीपी का खात्मा करना पड़ेगा, ये उन्होंने खुल के कह दिया। और उन्होंने कहा कि एक बार नहीं कई इंस्टेंसेस हैं या कई जो है वो मतलब क्या कहते हैं हकीकत है, जिसमें वाकयात हैं जिसमें पाकिस्तान ने एविडेंस दिया है कि ये काम जो है वो टीटीपी का है, जो पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं और खूनरेजी हो रही है और जो भी टेररिज्म एक्टिविटी है, और उसके पीछे जो है वो तालिबान मुबल्लिस है, उसके साथ है लगा हुआ। तो अब उन्होंने कहा कि तालिबान को यह चुनना पड़ेगा कि क्या वो पाकिस्तान को चुनेंगे या क्या वो टीटीपी को चुनेंगे। तो ये तो उन्होंने एक ऐलान कर दिया है। अब इस ऐलान के बाद क्या होगा
वो जैसे होगा तो बताएंगे, क्योंकि वो जो मौलाना वाली बात थी कि इस्लामिक जो लोग थे, तो उन्होंने तो कह दिया, फतवा भी दे दिया कि भाई आप मुसलमानों को नहीं कीजिए, वो सब तो काम उनका हो गया। लेकिन ये बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत बड़ा टास्क है जिसको वो चाहते हैं कि जैसे आपने पहले फरमाया था कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान डर्टी वर्क करे, और अमेरिका ने पाकिस्तान ने कहा भी था कि वी हैव डन द डर्टी वर्क फॉर अमेरिकन। अब ये पाकिस्तानी ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये डर्टी वर्क जो है अब तालिबान करे हमारे लिए, तब तो आपकी खुशनुदी होगी और तालिबान साथ होंगे। अब ये बड़ा पेच है, मैं इसके आगे तफसील में नहीं जाऊंगा कि वो होगा अच्छा, मैं जरा इससे हट करके थोड़ा सा पूछना चाहूंगा आपसे। एक तो ये कि आपने आसिम मुनीर को जिस तरह से डिफाइन किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है कि वो कुरान की आयत से बात शुरू करते हैं, फिर सियासत पे आते हैं, फिर वो वर्दी वाले रंग में आ जाते हैं। यानी इसमें बहुत ही अहम, देखिए, लोगों की जहनियत पढ़ करके ये साइकोलॉजिकल एक तरह से ट्रीटमेंट है कि अपने अवाम को ये समझाया जाए कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो इस्लाम की रोशनी में कर रहे हैं, और वो एक तरह से उनके लिए बचाव का काम भी करता है। एक चीज समझना चाहता हूं मैं अफगानिस्तान के सिलसिले में, एक लंबे अरसे से आप इस पूरे इलाके को देख रहे हैं। देखिए, एक जमाना था जब हामिद करजई जैसे लोगों की, अशरफ गनी जैसे लोगों की सरकार थी और जो तालिबान के खिलाफ थी, और भारत के उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत इन्वेस्टमेंट था, और उस वक्त तालिबान पाकिस्तान के नजदीक था। आखिर कौन सी चीज वो ट्रिगर कर गई जिसकी वजह से तालिबान अब प्रो भारत या भारत के नजदीक समझे जा रहे हैं? उनके कई मिनिस्टर आ चुके, खुद ये आ चुके फॉरेन मिनिस्टर, उनके बाद ट्रेड मिनिस्टर आ चुके। कौन सी ऐसी बात हो गई जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान दूर हो गए और तालिबान और भारत, बिल्कुल जो लोग इनको जिहादी कहते थे वो आरएसएस के लोग, उन्हें गले मिला लिया? कौन सी ऐसी चीज हुई जो थोड़ा सा बता दीजिए, वो मेरे ख्याल से लोगों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, इसमें दो तरह से देखिए, अगर आप भारतीय हैं तो उस तरह से देखिए, और अगर आप नरेंद्र मोदी के कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो उस नजरिए से देखिए। उस नजरिए से पहले वहीं से शुरू करूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं नरेंद्र मोदी होता तो मैं जो अभी वो नरेंद्र मोदी, और यहाँ तो अमित शाह है नहीं, या राजनाथ सिंह है नहीं, या तो जयशंकर हैं, या फिर नरेंद्र मोदी हैं। तो देखिए, नरेंद्र मोदी और जयशंकर, इन लोगों का मकसद जो है वो ये है कि भारत को अफगानिस्तान से जोड़ने के लिए, इसलिए कि भारत का शुरू से हिंदुस्तान से मतलब सेंचुरीज का रिश्ता है। आप कहाँ रिश्ता उसको रोकेंगे वो मैं नहीं जानता। तो भारत का तो नेचुरल एक अलाई है अफगानिस्तान और काबली वाला, और ये वो जो सब कहानी है। अभी जो ये तालिबान आए हैं, तो ये तालिबान के बीच में जो है, या इससे पहले मुजाहिदीन थे, ये सब जो झगड़ा था तालिबान था, तो एक तरह से समझ लीजिए कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते दूर होते हुए थे। लेकिन जब ये अमेरिकन आए अफगानिस्तान के अंदर, तो अमेरिकन ने भारत को यूज किया, ये मैं कह सकता हूँ। अमेरिका ने भारत को बहुत जगह यूज किया है, पाकिस्तान को तो यूज किया ही है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि हम डर्टी वर्क करते थे, लेकिन भारत को भी यूज किया, और भारत का इन्वेस्टमेंट करवाया अफगानिस्तान में कि आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, और जो सारी चीजें हैं हमने बता दिया आपको कि क्या क्या उन्होंने इन्वेस्ट किया है। उसके एवज में जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो वहां के खदान और वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज है और वहां के जो डेवलपमेंट में है वो बेनिफिट मतलब आपको भारत को मिलेगा। अब क्या हुआ कि अफगानिस्तान जो है, अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान को बीच धारे में छोड़ के चला गया, तो इंडिया जो है वो लटक गया, जो भी इन्वेस्टमेंट थी उसकी वो वहां डूब गई। और छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसको इंडिया वो कर सकता है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वो अलग बात है कि हमारी जो आवाम है वो मोदी साहब कुछ भी करे कुछ नहीं बोलती है, वो एक अलग झगड़ा है जिसके लिए मतलब बहुत से लोग जो है वो उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं या एजिटेट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो नेचुरल बात है वो ये है कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान को पहुंचना है, और उसके लिए अपने अपने जो एसेट्स हैं उसके ऊपर वो जाकर के उसके ऊपर ये करें, और वहां से कुछ ना कुछ कंसेशन लें अफगानियों से। लेकिन अब जो हालात हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के, वो फ्री मतलब मूवमेंट नहीं होने दे रहे हैं। तो ऐसे मूवमेंट को ऐसे माहौल में चाबहार पोर्ट है और
पाकिस्तान है, इसके अलावा तो एक्सेस का कुछ है तरीका नहीं। आप कितना भी अमृतसर से और काबुल में जो है आप जहाज चला लें, कार्गो चला लें, दिल्ली से चला लें, लेकिन जो लैंड रूट है उसका अलग। तो भारत का एक नेचुरल अलाई है, चाहे वो अशरफ गनी होते, चाहे वो कोई हामिद करजाई होते, चाहे वो मुल्ला बिरादर होते, या जो है मतलब मुत्तकी होते, या जो अखुंद पीरजादा है, अखुंदजादा है जो अभी सुप्रीम लीडर है। भारत चाहता ही चाहता है। अब भारत की कहानी को बंद कीजिए, अब अफगानिस्तान की कहानी। अफगानिस्तान तो में तालिबान जब आ गए हैं, तो तालिबान का मंशा यह है कि हमको किसी न किसी तरह से दुनिया रिकॉग्नाइज करे, और कम्युनिटी ऑफ नेशन में हम जो है मतलब भी एक कंट्री बन के रहें, और अपनी जो अफगानिस्तान की जो 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 वजूद है उसको हम सारी दुनिया से जोड़ें। तो अफगानियों का या तालिबान का जो मंशा है वो है कि वो भारत से भी जुटे और भी ममालिक से जुटे। तो ये जो पेच है, इसको जो है पाकिस्तान के जाविये से नहीं देखिए, भारत और अफगानिस्तान के जाविये से। पाकिस्तान जो है वो स्पॉइलर है, भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को वो देख नहीं सकता है पाकिस्तान। अब वहां तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की चीजें अफगानिस्तान की रेडियो में, पाकिस्तान के रेडियो में और टेलीविजन में चल रहा है कि भारत जो है वो किसी तरह से अफगानिस्तान में जाके बैठ गया है, और अपने जो है रॉ के एजेंट को और तरह तरह के सिक्योरिटी एजेंट को, अफगानियों को जो है किराए के टट्टू बना करके और टीटीपी को फाइनेंस कर रहा है। ये सब चल रही है बातें। और जो धमाके हो रहे हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, वो भारत करा रहा है, ना ही के तालिबान करा रहा है। तालिबान के मतलब मर्जी से हो रही है, और ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हो रही हैं, और ये सारी चीजों को पाकिस्तान भारत के ऊपर मर रहा है। अब ये कहां तक इसमें सदाकत है, कहां तक इसमें ये पाकिस्तान का पॉइंट है। तो मैं यही कहना चाह रहा था। ये बहुत अहम पहलू है कि पाकिस्तान इल्जाम लगाता है कि ये भारत करा रहा है जो कुछ आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, और टीटीपी का सहारा ले रहा है। ये थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई, लोगों को समझ में आ गया। और हालांकि वाजपेयी जी कहा करते थे कि दोस्त और दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। पाकिस्तान का ये कहना है कि हम पहले पड़ोसी हैं अफगानिस्तान के, इसलिए शायद वो अपना हक पहले समझते हैं। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं आगे। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान का अब क्या होगा? वो जो शोले का एक वो है ना डायलॉग, क्या होगा कालिया, वो कालिया का क्या होगा, क्या लगता है आपको? सर मैं उस पर आ जाऊंगा, पहले एक खबर और इसी के हवाले से है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से है, इसको भी हम लोग कवर कर लें। ये मौलाना फजलुर रहमान है, जो कि मैंने कहा था कि पगड़ी वाले जो हैं, जो रेशमी पगड़ी पहनते हैं, उनका बयान आया है कि पाकिस्तान का जो अफगान पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है, और वो आसिम मुनीर ही है, मतलब वहां पे वो शहबाज शरीफ तो मतलब एक साइड एक्टर है। तो उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है वो आसिम मुनीर ने जो बनाई है वो बिल्कुल गलत है। और जो उन्होंने ये भी कहा कि जो मौलाना बिरादरी है, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, वो चाहे अफगानिस्तान के हों चाहे पाकिस्तान के हों, उसमें कोई मतलब इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और पाकिस्तान जो है वो गलत तरीकों पे चल रहा है, और उसे अपनी अफगान पॉलिसी जो है सुधारनी है। तो ये तो उनका स्टेटमेंट था। उन्होंने एक मौलाना कॉन्फ्रेंस भी करवाया था और रिलीजियस लीडर्स को बुलाया भी था, और अफगानिस्तान के मसले पे रिलीजियस लीडर लोगों ने जो है वो बातचीत की थी और कहा था कि किस तरह की पॉलिसी हो। अब इसी के बरक्स जो उनके ख्वाजा आसिफ हैं, जो कि होम मिनिस्टर हैं मतलब पाकिस्तान के, वो राजनाथ सिंह के मतलब काउंटर पार्ट है, उन्होंने उसके ऊपर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है मेरे ख्याल में, अगर आप नंबर 3 नंबर के पॉलिटिशियन हैं, अगर इमरान खान और शहबाज शरीफ को अगर माइनस कर दें तो फजलुर रहमान है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर के रेस में है। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं कभी पाकिस्तान के। कई बार ऐसा भी चला था कि एक कोलिशन बने जिसमें फजलुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो उनकी बात को तो आप डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो ख्वाजा आसिफ हैं वो उनसे डिसएग्री करते हैं, और फिर वही बात कहते हैं कि कितने मतलब एविडेंसेस हैं, कितने वाकयात हैं जो कि टीटीपी के और तालिबान के जो है रिश्तों को बताते हैं। और जो मौलाना साहब हैं
वो इस बात पे मतलब नहीं मतलब ध्यान देते हैं कि टीटी के पसे पुश जो है वो तालिबानी है और कोई और नहीं है, हम आपको कितने भी मतलब एविडेंसेस बता दें। तो ये सब चीजें चल रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अब ये देखिए कैसे कैसे क्या चलता है, कहाँ ऊंट बैठता है। मुझमें वहां भी ये भी है कि मतलब वही कहते हैं ना कि रंजिश भी है और प्यार भी है, ये भी दिखाई पड़ता है। मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, उसमें तो ज्यादा रंजिश है, प्यार कम है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, उसमें मेरे ख्याल में प्यार ज्यादा है, रंजिश कम है। तो अब देखिए कैसे कैसे ये खबर आगे चलती है, कहां तक जाती है। तो यही खबर है बिल्कुल, हिंदुस्तान यानी और यानी पाकिस्तान। उलमा का तबका ये इशारा दे रहा है कि उनकी सपोर्ट जो है वो तालिबान के साथ है, और वो अपनी हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि तालिबान के खिलाफ पॉलिसी ना इख्तियार करें। ये इमरान खान का क्या होगा, क्या लगता है? पाकिस्तान पर हम जरा बात कर लें। देखिए, हम लोगों ने कई बार इमरान खान के फ्यूचर के बारे में बात किया है। फ्यूचर तो अल्लाह ही जानता है, हम लोग तो मतलब एक सहाफी हैं और जो खबर है। बिल्कुल। उनको 17 साल की फिर से जेल हो गई है, 14 साल की जेल वो अभी काट रहे हैं। 17 साल की जेल उनको तोशाखाना 2, तोशाखाना जो केस है वो स्टेट गिफ्ट जो उनको मिला था कई, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो दूसरी सरकारों ने उनको गिफ्ट दिया था, और वो गिफ्ट जो है उन्होंने उसके ऊपर, इनका कहना है कि उन्होंने कुछ हेरा फेरी कर दिया था, और गिफ्ट जो है मान लीजिए कि 100 रुपए की थी तो उसको 50 रुपए में इन्होंने खरीद लिया था। तो इसी तरह की कोई चीजें हैं। इसके ऊपर उन्हें जो है तोशाखाना 1 में तो वो बरी हो गए। तोशाखाना 1 केस था। अब ये फिर नया केस उन्होंने तोशाखाना 2 शुरू किया, जिसमें कि उन्होंने जो है उनको कन्विक्ट कर दिया है। अभी एक अलकदीर ट्रस्ट का भी केस है जो कि अभी उसका फैसला आना है, जिसमें भी शायद जो लोग वहां के मतलब माहिरीन हैं वो यही कह रहे हैं, तो उसमें भी इमरान खान को जो है वो सजा हो जाए। तो अब जो आपने सवाल किया था कि तेरा क्या होगा कालिए, तो मुझे अभी यहां से इस वक्त यही समझ में आ रहा है कि अमेरिका, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के स्कीम में इमरान खान कहीं फिट ही नहीं होते, और अगर फिट होते हैं तो शहबाज शरीफ को हटा करके इमरान खान को बैठा दीजिए। अगर इमरान खान भी वही करने लगे जो वो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम। डेमोक्रेटिक जो फसाद है वहां पे वो भी आ जाएगा। अब वो इमरान खान तय करेंगे कि क्या मैं शहबाज शरीफ के रोल पर रहूंगा। और जब वो ये चाह रहे हैं, इमरान खान का जो लड़ाई झगड़ा क्या है, इमरान खान का झगड़ा ये है कि हम अमेरिका के क्लाइंट स्टेट नहीं है, हमारी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। अमेरिका चाहता है कि आप क्लाइंट स्टेट हमारे बने रहो। दूसरा यह है कि आर्मी, जो पाकिस्तान की आर्मी है 1947 1948 से अभी पाकिस्तान में जो सबसे मजबूत जो 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 पिलर है वो आर्मी का ही पिलर है। अब वो आर्मी के पीछे कितना करप्शन है, कितना नेपोटिज्म है, कितना अभी सबसे लक्रेटिव जॉब जो है पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी चाहता है, वो यही चाहता है कि हम आर्मी में किसी तरह से घुस जाए, मतलब ठुल्ले बन जाए या हम अफसर बन जाए। हमारी तो चांदी ही चांदी है, हम तो पैसे कमाएंगे, लूटेंगे पाकिस्तान को। इमरान खान की लड़ाई उसके ऊपर भी है कि आर्मी को जो है बैरक्स में भेज दीजिए और उनको बॉर्डर पे तैनात कर दीजिए, वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते हैं। पॉलिटिक्स जो है वो सियासतदानों का काम है, और सियासतदान ही पॉलिटिक्स करें। अब ये दो बड़े बड़े जो उनके मतलब मंसूबे हैं या जो बड़ा बड़ा एजेंडा है, वो अभी के जो परिप्रेक्ष्य है, अभी जो बैकग्राउंड है, उसमें हमें तो कहीं आशा की किरण नहीं आती है कि इमरान खान जो है वो इसको उखाड़ के फेंक सकते हैं। बस यही समझ में आता है कि अगर ईरान की तरह फिर वहां कोई इनकलाब आ जाए, बांग्लादेश की तरह या नेपाल की तरह, तब इमरान खान सरफरोश होंगे। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है, क्या इमरान खान, क्या पाकिस्तान अमेरिका को डिफाई कर सकता है? पाकिस्तानी अमेरिका को डिफाई कर सकते हैं क्या? जो है आर्मी को वो उलट सकते हैं? क्योंकि ये भी तो बात है ना कि अगर आर्मी को आप उलट देंगे तो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा। आर्मी जो है वही जो है मुहाफिज है पाकिस्तान का। ये आर्मी की तरफ से प्रोपेगेंडा है कि हम ही मुहाफिज हैं, कितना लूट रहे हैं, कितना खा रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन आपके सिक्योरिटी तो हम दे रहे हैं। तो ये सब जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, और अमेरिका कभी भी अफगानिस्तान को भी नहीं छोड़ सकता है, और अफगानिस्तान को पकड़ने के लिए उसके पास चाबी पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान तो मतलब ये है कि वो कहने का मतलब है कि वो तो मतलब कर्जों में डूबा हुआ है, मतलब वहां तो से लदा हुआ है। और कर्जा जो है उसको पाकिस्तान के पास जो है दो प्रॉब्लम है बड़े बड़े।
एक जो प्रॉब्लम है उनकी मईशत और उनकी जो इकोनॉमिक हालत है और जो उनकी है, उसको सुधारने वाला कौन है? उनका कौन है? आप, वो है अमेरिका। वो पैसे दे रहा है, और वो जो है अगर अमेरिका हाथ खींच ले, बंद कर दे, तो कल वो रोड पे आ जाएंगे। दूसरा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इंडिया, और वो है सिक्योरिटी। वो कौन 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 दे सकता है? वो तो पाकिस्तानी आर्मी दे सकती है। तो ये पाकिस्तान को जो मैं समझता हूँ वो यही है। और इसमें इमरान खान कहाँ आ जाते हैं, ये बताइए आप। इमरान खान बिल्कुल। और इमरान खान मैं समझता हूं जब से पाकिस्तान मुल्क बना है, कब तब के बाद गालिबन, पहले ये आप मुझे करेक्ट करेंगे अगर ऐसा नहीं है तो, मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ इतना खुल करके बोला था, और अमेरिका से जान छुड़ाने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन वो जेल पहुंच गए। और अब भी अमेरिका ही हर तरफ के गोटे जो है वो खुद चला रहा है। आने वाला वक्त बताएगा क्या सूरत है। अच्छा, हमारे पास जरा वक्त कम रह गया, लेकिन बहुत ही अहम, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वहां नए एक साहब आ गए जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और क्या कुछ होगा, बांग्लादेश के इलेक्शंस की का माहौल नजदीक है। आपको क्या क्या लगता है? जी जी, ये 2-3 खबरें हैं बांग्लादेश की, इसको बहुत जरूरी है हम लोग डिस्कस कर लें। एक तो ये कि इलेक्शन का माहौल है, फरवरी 12 को इलेक्शन है। अब कोई हार्डली जो है 50 दिन या 2 महीने से कम ही मतलब वो वक्फा है। तो वो उनके जो साहिबजादे हैं खालिदा जिया के, उनका नाम है खालिदुर रहमान, रहमान है, तो ये तो मैं तारिक रहमान। वो 17 साल के एग्जाइल के बाद लंदन से अब वो बाकायदा ढाका एयरपोर्ट पे उतरे, और उनकी बहुत बड़ी उनका स्वागत हुआ, और वो अब पहुंच गए हैं अपने घर पे, और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और कयास यही लगाया जा रहा है कि जो अभी 12 तारीख का इलेक्शन हो रहा है उसमें जो है बीएनपी पार्टी जीतेगी, और तारिक रहमान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये बड़ी बात बांग्लादेश की है। दूसरी जो बड़ी बात है वहां पे, कि किसी एक हिंदू का जो है वो मॉब लिंचिंग हो गया है वहां पे बांग्लादेश में, जिसने के ब्लास्फेमी का उनके ऊपर आरोप है, और उन्होंने कहा कि हमारे रसूल के ऊपर या हमारे कुरान के ऊपर उन्होंने कोई उल्टी सीधी जो है वो बयानात दे दिए थे, जिसकी वजह से वहां पे अब ये जानिए कि 96% मुसलमान की जहां संख्या है, वहां पे कोई अगर इस तरह की बात करेगा तो क्या होगा, ये जो अब इसमें जो है इंडिया की के ऊपर जो सोशल मीडिया है और ये है वो है, वो तो अपने धमाके कर ही रहा है, वो तो जान रहे हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट बता रहा था, क्योंकि यहाँ से कुछ लोग जो हैं वो बांग्लादेशी एम्बेसी पर दिल्ली में आ गए थे। तो अब क्लैरिफाई किया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में कि 20 से 30 लोग आए थे, जिनको जो है हमारे जो भारत के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको हटा दिया, और उनके जो है बांग्लादेश के जो 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 एम्बेसडर है यहाँ पे, उनको तलब किया कि क्या क्या हो रहा है, और उनको कहा कि भारत और बांग्लादेश की जो जो ताल्लुकात है उसमें ये सब इंसिडेंट जो है कोई बहुत माने नहीं रखते हैं, लेकिन जो जो एक कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल और जो भी कुछ है वो चलेगा। जिसपे वहां बांग्लादेश में अरेस्ट भी हुआ है, और बहुत से लोग को वहां पे बुक भी किया गया है। अब इसमें खास बात यह है कि दो और इसीलिए इनसिक्योरिटी बढ़ रही है भारत और बांग्लादेश के बीच में। वहां पर बांग्लादेश के अंदर दो जो है कॉन्सुलेट बांग्लादेश के अंदर बंद कर दिए हैं भारत ने। अब सिर्फ ढाका का जो एम्बेसी है वही चल रहा है। अब इसी हवाले से एक दो देखिए, अभी वहां पे मतलब बिल्कुल लोग जो है वो स्ट्रीट पर आए हुए हैं, स्ट्रीट पे चल रहे हैं। एक तो बांग्लादेश है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एरिया जो है बहुत कम है। अब वो सब लोग जब रोड पे आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो तमाशे होंगे ही होंगे। तो यही चल रहा है अभी बांग्लादेश। अब उनका एक बंदा है, वो स्टूडेंट लीडर था, वो भी दावेदार था किसी तरह से पॉलिटिकल इसमें, उसको गोली मार दी गई है। हादी उसका नाम है, वो स्टूडेंट लीडर था, 30 साल का, इससे कम का था। उसके ऊपर भी वहां बहुत विवाद खड़ा हुआ है, फॉरेन हैंड, और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने किया। अब इसी परिप्रेक्ष्य में जो है एक और बात जो है जो जिसपे मैं आपकी नजर सानी करना चाहता हूँ, ये जो हमारा कॉरिडोर है चिकन नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसके ऊपर जो है पूरी बांग्लादेशी जो हैं, जो भी मतलब नॉनसेंस एलिमेंट है या फ्रिंज एलिमेंट है, वो माइक पर बैठ करके और वो तकरीर कर रहे हैं कि हम जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जो है हम जो है क्रॉस कर जाएंगे और पूरा नॉर्थ ईस्ट मिला लेंगे, पूरा जो है आसाम मिला लेंगे। तो ये सब जो है हलचल चल रही है,
इसी के मतलब बैकग्राउंड में इंडिया ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बिल्कुल मतलब कहते हैं कि सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी है कि वहां परिंदा भी पर मान रहे हैं। और कुछ सैटेलाइट इमेजेस बताती हैं कि 40 से 60 जहाज उसी के इर्द गिर्द उन्होंने जेट्स, जहाज का मतलब होता है जेट्स, उसमें रफाल भी है और अलग अलग तैयारे हैं, उसको वहां स्टेशन कर दिया है। S-400 जो कि मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए अभी जो हमारे सिंदूर में यूज हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में, वो भी वहां लगा दिया। तो अभी जो है वो माहौल मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो जो झगड़ा है वो तो है ही है, अब बांग्लादेश से भी बड़ी तनातनी चल रही है और अपनी सिक्योरिटी इंडिया ने बहुत मजबूत कर दी है कि कोई भी मिस एडवेंचर हो, कुछ भी हो सकता है। मैं एक लास्ट बात कह रहा हूं कि जो अभी वहां पे मतलब जो हालचाल चल रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं, हो सकता है कि ये 12 का इलेक्शन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर शायद पोस्टपोन, ये मेरा अपना पेशन गोई है। तो मैं यही चाहता हूँ कि 12 तारीख को इलेक्शन हो और उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि 16 को जो है वो नई सरकार बन जाएगी और 18 से जो है वो रमजान शुरू हो जाएगा और फिर इबादतों का महीना होगा और फिर ईद आएगी। तो ये तो पूरा उन्होंने बना दिया है। अब देखिए ये 12 का इलेक्शन हो जाए और मेरी यही तमन्ना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बचे रहें, किन्हीं का जान और माल जो है वो नहीं हो। लेकिन बांग्लादेश है वहां, ये तो हाँ, ये फैशन बहरहाल है। ये भी 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद तारीख में पहली बार हो रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसा तनाव कि बाकायदा फौजी तैयारी, ये फौजी तैयारी जिस तरह आप जहाज बता रहे हैं वहां पर तैनात किए गए हैं, S-400 तैनात किया गया है, उसमें तो बिल्कुल जैसे दुश्मन मुल्क के खिलाफ तैयारी होती है, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी होती है, जैसे चीन के खिलाफ तैयारी होती है, तकरीबन उस किस्म के हालात हैं। आने वाला वक्त कैसा होगा हम बताने की कोशिश करेंगे। और साउथ एशिया पर जिस तरह से बारीकी से नजर रखते हैं सैयद अली मुश्तबा साहब जी, आप आखिर में कुछ कहना चाह रहे हैं जी? बस 1 मिनट बोलूंगा, फिर इसकी जो है इसका तज्जिया हम लोग करते रहेंगे अगले प्रोग्राम में। अभी ये जो इलेक्शन का माहौल है इस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो चैनल पे आकर के और टीवी पे आकर के और ये करके अपना अपना बात रख रहे हैं। उस पे उन्होंने कहा है सन 71 के जो गड़े मुर्दे हैं उसमें उखाड़ा है और उसमें उन्होंने ये कहा है, कुछ लोग को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि 1971 में बांग्लादेशियों ने कभी पाकिस्तान से सेपरेशन नहीं मांगा था, आजादी नहीं मांगी। अच्छा, बस यही छोड़ अच्छा, देता हूँ। ये कमाल की बात है, और ये कमाल की बात है, और वो आजाद भी हो गया और भारत ने अलग मुल्क बनाने में पूरी मदद भी कर दी, जंग भी हो गई, लेकिन अब आकर के बैक टू स्क्वायर वन जैसी हालत पाकिस्तान से दोस्ती बनाने के लिए, इससे बड़ा कोई बयान नहीं हो सकता बांग्लादेश की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।